कहानी की शुरुआत होती है जंगल में शिकारियों की एक टीम से, जिन्होंने कई सारे जानवरों को मार दिया था और ये सभी शिकारी जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को निकालकर शहर में बेचा करते थे। ये लोग खालों को बांधकर बस यहाँ से निकलने की तैयारी करने ही वाले थे कि तभी जंगल के आदिवासी लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जंगल के आदिवासी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और इन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे शिकारी टीम के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और ये आदिवासी कबीला इसलिए हमला करता है क्योंकि उनका जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और उन आदिवासी लोगों को लगता है कि ये इन्हीं शिकारी लोगों का काम है। ये लोग भी उन आदिवासियों से मुकाबला करते हैं, पर आदिवासी तादाद में ज्यादा होते हैं, इसलिए ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते और इनके कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब शिकारी टीम के कैप्टन को भी समझ आ चुका था कि अगर आदिवासियों से लड़ेंगे तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि जितनी खाल हो सके उठाओ और उन्हें लेकर जल्दी से बोट पर चले जाओ। यहाँ मूवी का मेन कैरेक्टर ग्लास अपने बेटे के पास आता है और उसे जल्दी से बोट तक पहुंचने को कहता है। तभी ये लोग देखते हैं कि आदिवासी लोगों का एक और बड़ा ग्रुप आ रहा है, इसलिए ये लोग लड़ना छोड़ देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बोट की तरफ भागते हैं। इसी बीच शिकारी टीम के और भी कई सारे लोग मारे जाते हैं। बस कुछ ही लोग बोट तक पहुंचकर यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आदिवासी लोग शिकारियों से बची सारी खालों पर कब्जा कर लेते हैं और कबीले के सरदार को यहाँ अपनी बेटी नहीं मिलती। अब कबीले का सरदार अपने लोगों से कहता है कि यहाँ पर जितनी भी उन अमेरिकन शिकारियों से खालें बची हैं उन्हें उठा लो, इन खालों को हम फ्रेंच शिकारियों को दे देंगे, बदले में हम उनसे घोड़े और बंदूकें ले लेंगे और मेरी बेटी को तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाती। दूसरी तरफ ये अमेरिकन शिकारी लोग काफी दूर जाने के बाद भी डरे हुए होते हैं और बंदूक तान कर तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वह आदिवासी लोग इनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे और वो कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तब कैप्टन ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास कहता है कि हमें इस बोट को छोड़ के जमीन के रास्ते चलना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी लोग नदी को फॉलो करते हुए जल्दी हमारे तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए जमीन ही हम सबके लिए सबसे सेफ रास्ता है। लेकिन ग्लास की इस बात से इनके ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम गैराल्ड है, उसे ग्लास का यह फैसला ठीक नहीं लगता। वो कहता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे, क्योंकि जमीन का रास्ता बहुत लंबा है और हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन टीम का कैप्टन गैराल्ड से कहता है कि ग्लास इस जगह को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए और ये लोग तय करते हैं कि अब हम जमीन के रास्ते जाएंगे। अब यहाँ गैराल्ड भी कैप्टन की बात मान लेता है, लेकिन कुछ लोगों को ग्लास का जमीन से जाने का फैसला ठीक नहीं लगता, इसलिए वो लोग बोट के जरिए नदी से होते हुए घर पहुंचने का फैसला करते हैं। इसके बाद जो जमीन के रास्ते से जाने वाले थे वो बोट से उतर जाते हैं और बोट में बैठे कुछ लोग नदी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैप्टन सभी से कहता है कि हमें सारी खालें यहीं पर छोड़नी चाहिए ताकि रास्ते में हमें किसी भी परेशानी का सामना न हो। कैप्टन की बात सभी को ठीक लगती है, जिसके बाद ये लोग सारी की सारी खालें पत्थरों के नीचे छिपा देते हैं ताकि अगर फ्यूचर में ये लोग फिर कभी इस जगह पर आए तो इनकी खालें उन्हें मिल जाएं। और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। पर अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि जल्द ही सर्दी का मौसम आने वाला था और उन्हें कई हफ्तों तक पैदल चलकर अपने घर पहुंचना था। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये सभी लोग ठंड से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जंगल के रास्ते से पैदल चलते हुए शाम हो जाती है और अब ये लोग एक जगह पर रुककर रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ये सभी जंगल में सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो लोग ग्लास के जमीन के रास्ते से पैदल चलने का फैसला गलत समझ रहे थे, अब उन लोगों को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो आदिवासी लोग आकर उन्हें मार देते हैं और आदिवासी लोग समझ जाते हैं कि कुछ लोग जंगल के रास्ते से पैदल निकल गए, इसलिए ये लोग पूरे जंगल में फैल जाते हैं उन बचे हुए अमेरिकन शिकारियों को ढूंढने। एक आदिवासी को जमीन पर चलने वाले अमेरिकन शिकारियों के पैरों के निशान भी मिल जाते हैं। वह आकर अपने कबीले के सरदार को बताता है। कबीले के सरदार को लगता है कि मेरी बेटी उन्हीं के पास है और अब ये आदिवासी लोग पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाते हैं। इधर ये लोग लगातार कई घंटों से पैदल जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए ये लोग कुछ देर आराम करने के लिए यहीं पर डेरा जमा देते हैं और सभी आराम करने लगते हैं। सभी लोगों को भूख लगी हुई थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए ग्लास शिकार ढूंढने जंगल में अकेला निकल पड़ता है। कुछ दूर आने के बाद उसे महसूस होता है कि आसपास कोई है, इसलिए ग्लास बंदूक उठाकर रेडी हो जाता है और तभी उसे सामने भालू के दो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। इससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता तभी एक बड़ा भालू उस पर हमला कर देता है, जिससे ग्लास के हाथ से बंदूक गिर जाती है। वो भालू ग्लास को उठाकर पटकता है और ग्लास को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब ग्लास कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो आराम से जमीन पर लेट जाता है। ग्लास जब शांत होता है तो भालू भी वहां से जाने लगता है, लेकिन ग्लास शिकार पाने के लिए किसी तरह करके अपने गन के पास पहुंचता है। तभी वो भालू दोबारा से ग्लास पर हमला करने के लिए आता है। ग्लास जल्दी से बंदूक से उसे गोली मारता है, पर वह गोली भालू के सर में लगने के बजाय उसके गले में लग जाती है, जिससे भालू अब और ज्यादा चिढ़ जाता है और अपने पंजों से ग्लास के गले को चीर देता है। लेकिन भालू रुकता नहीं और वो ग्लास के पूरी बॉडी को बुरी तरह से अपने पंजों से काट देता है। गोली लगने की वजह से भालू भी कमजोर हो चुका था। ग्लास अब किसी तरह करके चाकू निकालकर उस भालू पर कई वार करता है, जिससे ये दोनों ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद वह भालू भी ग्लास के ऊपर गिर जाता है, लेकिन भालू मर चुका था और ग्लास भी लगभग मर ही चुका होता है, क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया था और इसकी पूरी बॉडी पर गहरे जख्म थे। ग्लास बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था। ग्लास ने जब भालू पर गोली चलाई थी तब गोली की आवाज उसके साथियों ने सुन ली थी, इसलिए ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्लास के ऊपर भालू गिरा हुआ है। वो बड़ी मुश्किल से भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी ग्लास के घावों को सीना शुरू करता है। दर्द के मारे ग्लास का बुरा हाल हो गया था, उसका गला बुरी तरह से कट चुका है और उसके पूरे बॉडी पर काफी गहरे जख्म है। ग्लास के जख्मों को देखते हुए ये लोग समझते हैं कि ग्लास अब जिंदा नहीं रह पाएगा और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ आदिवासी कबीले का सरदार अमेरिकन शिकारियों से जो खालें बची हुई थी वो इन खालों को फ्रेंच शिकारियों को दे देता है, जिसके बदले वो उनसे बंदूकें और घोड़े ले लेता है, जिसका मतलब इन अमेरिकन शिकारियों यानी ग्लास और उसके साथियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि इससे पहले ये आदिवासी तीर कमान से हमला किया करते थे, लेकिन अब आदिवासियों के पास घोड़े और बंदूकें भी आ गई थी। अब ग्लास बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से चल नहीं सकता था, इसलिए ये लोग ग्लास के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं। वो ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह से ये लोग बारी बारी से ग्लास को उठाते हैं। ये लोग ग्लास को काफी दूर तक ले आते हैं, पर आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आगे एक ऊंचा पहाड़ था जहां से इन लोगों को गुजरना था। ये पहाड़ी रास्ता इतना खराब था कि वहां से अकेला आदमी
भी ठीक से नहीं चढ़ पाता था, इसलिए ग्लास को यहाँ से चढ़ाना नामुमकिन था। ये लोग फिर भी कोशिश करते हैं पर ये लोग ग्लास को नहीं चढ़ा पाते। तभी उनका जो कैप्टन होता है वो अपने एक आदमी को बोलता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वो ग्लास को गोली मारने वाला होता है क्योंकि उसको लगता है कि ग्लास तकलीफ से गुजर रहा है और वैसे भी ग्लास अब बच नहीं सकता। ग्लास दर्द से तड़प रहा होता है और उसको यहाँ से घर ले जाना लगभग नामुमकिन है। कैप्टन ग्लास को मारने ही वाला होता है कि तभी ग्लास का बेटा सामने आकर बोलता है कि ऐसा मत करो। कैप्टन को उस पर तरस आ जाता है और वो ग्लास को गोली नहीं मार पाता क्योंकि ग्लास की वजह से ये सभी जिंदा बचे होते हैं। कैप्टन वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि जो भी 2 लोग ग्लास के मरने तक उसके पास रुकेंगे उसे गांव वापस आते ही $70 दिए जाएंगे। कैप्टन कहता है कि ग्लास ने हम सबकी मदद की है और कैप्टन चाहता था कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले और जब ग्लास मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके वो 2 लोग भी वापस आ जाएं। अब ग्लास का बेटा फौरन बोलता है कि मैं रुकूंगा और वहां पर एक लड़का और होता है जिसका नाम फ्रेजर है। वो कहता है कि मैं रुकूंगा चाहे $70 मिले या ना मिले। अब ग्लास का बेटा हॉक और फ्रेजर दोनों उम्र में छोटे थे, इसलिए कैप्टन कहता है कि एक और आदमी भी इनके पास रहना चाहिए। यहाँ गैराल्ड सामने आकर बोलता है कि मैं रुकूंगा पर $70 बहुत कम है। तब कैप्टन बोलता है ठीक है $100 मिलेगा और तभी जो ग्लास का बेटा और जो दूसरा लड़का होता है वो कहते हैं कि तुम हमारे डॉलर भी रख सकते हो। ये सुनकर गैराल्ड कहता है $300 काफी है, इससे मैं अपना घर खरीद सकता हूँ और वैसे भी 2 से 3 दिनों की बात है, इससे ज्यादा दिन ग्लास जिंदा नहीं बच पाएगा। और गैराल्ड भी उनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 3 लोग ग्लास के पास यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी सब आगे निकल जाते हैं। गैराल्ड ग्लास के पास ही बैठ जाता है और ग्लास के मरने का इंतजार करने लगता है, लेकिन ग्लास मरने का नाम तक नहीं ले रहा होता। अगले दिन ग्लास का बेटा और वो दूसरा लड़का पेट भरने के लिए शिकार और पीने के लिए पानी लेने चले जाते हैं। तब गैराल्ड पास ही में एक घड़ा खोदने लग जाता है, लेकिन गैराल्ड ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह ग्लास को जिंदा दफनाने का सोच रहा है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इस तरह से और भी कई घंटे गुजर जाते हैं और जब गैराल्ड देखता है कि ग्लास अभी तक नहीं मरा तब वो गुस्से से ग्लास के पास आता है और ग्लास से कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी क्योंकि आदिवासी लोग अभी भी पागलों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं और अगर आदिवासी यहाँ पर आ गए तो वो हम सबको मार देंगे और तुम अपनी जान देकर अपने बेटे की और हम सबकी जान बचा सकते हो। अब गैराल्ड ग्लास से कहता है कि अगर तुमने अपनी पल के नीचे झपका ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो। ग्लास बेचारा काफी देर तक कोशिश करता है कि उसकी पल के न झपके, लेकिन तब गैराल्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे को भी नहीं बचाना चाहते। ग्लास गैराल्ड की बात सुनकर अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पल के नीचे झपका देता है। ये देखकर गैराल्ड ने उसके मुंह में कपड़ा घुसाकर उसकी सांस रोक दी और ग्लास अब तड़प कर मर रहा होता है। तभी ग्लास का बेटा आकर गैराल्ड को बंदूक से पीछे धकेल देता है। ग्लास का बेटा गैराल्ड पर बंदूक तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। गैराल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन ग्लास का बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता और चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद गैराल्ड ग्लास के सामने ही उसके बेटे को पेट में चाकू मारकर मार डालता है। ग्लास का गला पूरी तरह से कटा होता है, इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है और गैराल्ड उसके बेटे को उठाकर दूर एक जगह में छिपा देता है ताकि जब वह तीसरा लड़का वहां पर आए तो वह इसे न देख पाए। कुछ देर बाद जब वह लड़का वहां पर आता है वो गैराल्ड से पूछता है कि हॉक कहाँ है। तब गैराल्ड उसे बताता है कि वो आसपास ही होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ग्लास बेचारा उस लड़के जिसका नाम ब्रीजर है उसे बताने की कोशिश करता है कि गैराल्ड ने मेरे बेटे को मारा है, पर वह बता नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। अब रात होती है, गैराल्ड और ब्रीजर सो जाते हैं। अगली सुबह गैराल्ड ब्रीजर को जगाकर उससे झूठ बोलता है कि मैंने यहाँ से कुछ ही दूरी पर 20 आदिवासी कबीले के लोगों को हमारी तरफ तेजी से आते हुए देखा, अगर वो यहाँ तक पहुंचे तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सुनकर ब्रीजर डर जाता है और बोलता है कि अगर हम चले गए तो ग्लास और उसके बेटे हॉक का क्या होगा? जिस पर गैराल्ड कहता है कि अगर हॉक जिंदा होगा तो हमें ढूंढ लेगा। फिर वो लड़का कहता है कि ग्लास अभी जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि ग्लास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करके यहाँ से निकलेंगे। ये सुनने के बाद गैराल्ड ग्लास को पैरों से पकड़कर बहुत बुरी तरह से खींचता है। ग्लास के पूरे शरीर में घाव होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। अब गैराल्ड ने एक दिन पहले जो कब्र खोदी थी उसमें ग्लास को जिंदा डाल देता है और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। तब वो लड़का कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? गैराल्ड कहता है कि ये आज नहीं तो कल मर ही जाएगा और जैसा कि हमने वादा किया था उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। वो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहां से चला जाता है और उस लड़के को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। ब्रीजर को ग्लास के इस हाल के लिए बहुत दुख होता है। वो ग्लास से कहता है कि सॉरी मिस्टर ग्लास, मुझे जाना होगा और ये कहकर वो पानी की एक बोतल ग्लास के ऊपर रखकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर ग्लास अकेला है, वो तड़प रहा है। ग्लास कई घंटों तक उसी जगह पर जहां उसे दफनाकर चले गए थे अधमरी हालत में लेटा रहता है। वो सोचता है कि यहाँ पड़े पड़े वैसे भी मरना है तो क्यों न बचने की कोशिश की जाए। वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथ पैर हिलाता है और बहुत तकलीफ से गुजरकर वो कब्र से बाहर निकलता है। ग्लास बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। वो रेंगते हुए सीधा उस जगह पर जाता है जहां उसके बेटे की लाश है। वो अपने बेटे की लाश को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। उसके बाद वो अपने बेटे की लाश के ऊपर सिर रखकर सो जाता है। दूसरी तरफ सुबह होने पर गैराल्ड ब्रीजर को उठाकर कहता है कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आदिवासी कबीले के 12 लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर ब्रीजर गैराल्ड से कहता है कि तुमने तो कहा था हमारे पीछे 20 लोग लगे हैं। वो समझ जाता है कि गैराल्ड ने उससे झूठ कहा था, इसलिए वो गैराल्ड पर बंदूक तान लेता है। तब गैराल्ड ब्रीजर से कहता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें डराना जरूरी था क्योंकि एक अधमरे इंसान के साथ हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। वैसे भी ग्लास मरने वाला था और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम अकेले ग्लास के पास वापस जा सकते हो। ये सुनकर डर के मारे ब्रीजर गैराल्ड की बात मान लेता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ग्लास उसी जगह पर होता है और अब ग्लास को भूख लगती है। वो रेंगता हुआ एक जगह पर जाता है जहाँ किसी जानवर का स्कल पड़ा होता है। वो उसमें से एक हड्डी तोड़ता है और जो सूखा हुआ मांस होता है उसे खाता है। फिर वो रेंगता हुआ एक पहाड़ी के छोर तक जाता है जहाँ वो देखता है कि नीचे एक नदी है। ग्लास को अब प्यास भी लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से उसी तरह रेंगता हुआ उस नदी के किनारे पहुंच जाता है और पानी पीने लगता है, लेकिन जब वो पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी गर्दन कटी हुई थी। अब ग्लास को सबसे पहले अपने घावों का इलाज करना था। उसके पास थोड़ा बारूद बचा होता है। वो सूखी घास इकट्ठा कर आग जला लेता है और थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन के उस हिस्से पर डालता है जहाँ गला कटा हुआ था। फिर वो एक जली हुई लकड़ी को अपनी गर्दन में लगाता है जिससे बारूद जलकर एक चिंगारी पैदा होती है और उस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से जो उसका घाव फटा हुआ है वो चिपक जाए। इस दौरान ग्लास को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है। वो पानी पीकर और मरे हुए जानवरों का मांस खाकर
कर अपने आप को जिंदा रखता है। एक दिन वो आदिवासी कबीले वाले लोग उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले कि वो ग्लास को देख पाते, ग्लास जल्दी से नदी में कूद जाता है। वो नदी में तैरता हुआ उन आदिवासी लोगों से काफी दूर चला जाता है। नदी के इस बर्फीले ठंडे पानी में रहने के बाद ग्लास का ठंड से बुरा हाल हो गया था। वो बहुत मुश्किल से आग जलाकर अपनी बॉडी को गर्म करता है और अब यहीं पर रहने का फैसला करता है। इस तरह से ग्लास को यहाँ पर रहते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। अब उसके जख्म भी ठीक हो चुके थे और ग्लास थोड़ा बहुत चलने लगा था। नदी के किनारे होने की वजह से उसे पानी की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन पेट भरकर खाना उसे बहुत मुश्किल से मिलता था। वो वहां नदी से मछली पकड़कर उसे कच्चा खाकर गुजारा किया करता था और अपने आप को जिंदा रखता। अब एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसको आग की कुछ लपटें दिखाई देती हैं और जब वो उस तरफ जाता है तो वहां पर एक आदमी होता है जिसने बहुत बड़ा शिकार किया था और वो उसे खा रहा होता है। ग्लास उसके पास जाता है और जैसे ही वो ग्लास को देखता है वो अपना तीर और कमान उस पर तान देता है। ग्लास इशारों से बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूं, मुझे बस खाना चाहिए। वो आदमी समझ जाता है और ग्लास को खाने के लिए शिकार का एक टुकड़ा देता है और दोनों पूरी रात वहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर वो आदमी जब ग्लास के जख्मों को देखता है तो वो ग्लास से पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ है। तब ग्लास उसे बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ शिकार पर था और मेरी ये हालत एक जंगली भालू ने की है, जिसके बाद मेरे साथियों ने मुझे मरने के लिए जंगल में ही छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया। ये सुनकर उस आदमी को ग्लास के लिए बहुत दुख होता है और ये जो आदमी है वो कहता है कि मेरे पूरे परिवार को भी फ्रेंच शिकारियों ने मार डाला। ये कहते हुए वो आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर वो कहता है कि वो उन फ्रेंच लोगों से बदला नहीं लेना चाहता क्योंकि बदला लेना ऊपर वाले के हाथ में है। वह आदमी ग्लास के जख्मों को देखते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो और इसके बाद वो दोनों एक घोड़े पर आगे का सफर तय करते हैं। दूसरी तरफ गायराल्ड और ब्रीजर अपने गांव के काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में एंटर होने से पहले गायराल्ड ब्रीजर से कहता है कि हमने जो भी किया उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो ब्रीजर से कहता है कि अगर उन्हें सच पता चला तो कैप्टन हमें सूली पर चढ़ा देगा। मजबूरी में ब्रीजर उसकी बात मान जाता है। अब गायराल्ड और वो लड़का कैप्टन के पास जाते हैं और गायराल्ड कैप्टन को बताता है कि ग्लास के आखिरी सांसों तक हम उसके साथ रहे, हमने उसे अच्छी तरह से अंतिम संस्कार के साथ दफनाया और ग्लास का बेटा आदिवासी लोगों के हाथ लग गया और हम अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग आए। ये सुनकर कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 देता है, लेकिन वो लड़का पैसे लिए बिना वहां से चला जाता है। गैरल्ड उस लड़के के पैसे भी उठाकर बोलता है कि सफर में जो कुछ भी हुआ उससे ये लड़का सदमे में है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है और गैरल्ड भी वहां से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ग्लास बर्फ में उस आदमी के साथ आगे का सफर तय कर रहा होता है और तभी बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। ग्लास बीमार था और उसके जख्म सड़ रहे थे और इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आदमी ग्लास के लिए लकड़ी का एक छोटा सा झोपड़ा बनाता है और ग्लास के सारे कपड़े उतार कर उसे उसके अंदर रख देता है और उसे चारों तरफ से ढककर सामने आग जलाता है ताकि उसको गर्मी मिल सके। इस तरह से रात गुजर जाती है और अगली सुबह जब ग्लास उठता है तो वो चारों तरफ देखता है पर वो आदमी कहीं भी नहीं होता और जब वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि किसी ने उस आदमी को फांसी लगाकर पेड़ से लटका दिया है और वहीं कुछ दूरी पर ग्लास फ्रेंच शिकारियों को देखता है। ग्लास समझ जाता है कि इन्हीं लोगों ने उस आदमी को फांसी पर लटकाया है। अब ग्लास उनके घोड़ों तक पहुंचता है और वहां ग्लास देखता है कि एक फ्रेंच शिकारी एक लड़की के साथ रेप कर रहा है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आदिवासी कबीले के सरदार की बेटी थी। असल में ये वही फ्रेंच शिकारी थे जिनसे आदिवासी कबीले के सरदार ने खालों के बदले घोड़े और बंदूकें ली थी और इन्हीं फ्रेंच शिकारियों ने कबीले के सरदार की बेटी को किडनैप किया था। लेकिन कबीले के सरदार को लग रहा था कि उसकी बेटी को अमेरिकन शिकारियों ने किडनैप किया है। उसके बाद ग्लास चुपके से पीछे से आकर जो आदमी कबीले के सरदार की बेटी के साथ गलत कर रहा था उसे मार देता है और लड़की को आजाद कर लेता है। यहाँ ग्लास होशियारी से काम लेते हुए एक घोड़े पर बैठ जाता है और बाकी घोड़ों की रस्सियां खोलकर बंदूक से गोली चला देता है जिससे सभी घोड़े भाग जाते हैं और अब उन फ्रेंच लोगों के पास घोड़े न होने की वजह से वे ग्लास का पीछा नहीं कर पाते, पर भागते समय ग्लास का पानी का बॉटल वहीं पर नीचे गिर जाता है। वहां से भागने के बाद ग्लास रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है और जब सुबह होती है तो वो देखता है कि आदिवासी उस तक पहुंचने वाले हैं। वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर भागने लगता है, लेकिन वे आदिवासी उसके काफी करीब होते हैं। वो एक दो आदिवासी को गोली मारता है और घोड़े को और तेजी से भगाता है और दौड़ते दौड़ते सामने एक पहाड़ आ जाता है जिसके नीचे एक गहरी खाई होती है। लेकिन ग्लास अब रुक नहीं सकता क्योंकि अगर वो रुकेगा तो वे आदिवासी लोग उसे मार देंगे, इसलिए ग्लास घोड़े के साथ खुद को उस खाई से गिरा देता है और नीचे एक पेड़ से टकराता हुआ सीधा बर्फ में गिरता है। घोड़ा डायरेक्ट नीचे छोटे चट्टानों पर गिरने से मर जाता है, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा है क्योंकि वो पेड़ से टकराते हुए बर्फ की मोटी परत पर गिरता है, पर उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब होती है। तभी वहां तेज तूफान आता है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर ग्लास ने अपने लिए कोई गर्म जगह नहीं ढूंढी तो वो ठंड में जमकर मर जाएगा। अब ग्लास ठंड से बचने के लिए घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर से सभी पार्ट्स बाहर निकालता है और रात को वहीं सो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वह बाहर रहा तो ठंड से मर जाएगा। वो किसी तरह पूरी रात उस घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि मौसम अब नॉर्मल हो चुका है और एक बार फिर से वो अपना सफर जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां पर ग्लास को पहुंचना है वहां एक फ्रेंच शिकारी आता है और वह अमेरिकन शिकारियों से मदद मांगता है। ये लोग उसे अंदर ले आते हैं। कैप्टन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वह आदमी बताता है कि एक आदमी आया था जिसने हमारे कैप्टन को मार दिया और फिर उसने हमारे सभी घोड़ों को आजाद कर दिया। असल में यह आदमी ग्लास की बात कर रहा था और जो आदमी कबीले के सरदार की बेटी के साथ गलत कर रहा था वह असल में उन फ्रेंच शिकारियों का कैप्टन था। वह आदमी बताता है कि घोड़ों के आजाद होने के बाद हमारी पूरी टीम बिखर गई। सर्दी के चलते हमारे कुछ लोग मर गए और कुछ को तो बेड़ियों ने मार दिया। सबूत के तौर पर यह आदमी इन लोगों को अपने साथियों का कुछ सामान दिखाता है और वह एक पानी की बोतल को दिखाते हुए कहता है कि जिस आदमी ने हमारे कैप्टन को मारा उसे जाते हुए यह पानी की बोतल गिर गई थी और यह वही बोतल होती है जो ब्रीजर ने ग्लास को उस जगह छोड़ते हुए उसके ऊपर रख कर आ गया था। ब्रीजर कहता है कि यह तो ग्लास की बोतल है जो कि मैंने उसे दी थी। अब ये लोग उस आदमी से पूछते हैं कि ग्लास ने तुम्हारे कैप्टन को कहां मारा था और वह आदमी 30 मील दूर वह जगह उन्हें बता देता है। जिसके बाद कैप्टन ब्रेजर और कुछ लोग ग्लास को ढूंढने के लिए घोड़ों पर निकल पड़ते हैं और यहाँ गैराल्ड को समझ आ जाता है कि अब वो फंसने वाला है। कई घंटों के सफर के बाद रात हो जाती है और ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर उस आदमी को बोतल मिली थी। कैप्टन सभी लोगों को चारों तरफ ग्लास को ढूंढने के लिए कहता है और तभी उन्हें दूर से एक आदमी दिखाई देता है। जब ये लोग उसके करीब जाते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि ग्लास होता है और ग्लास को देखकर कैप्टन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि गैरल्ड ने तो उसे मरा हुआ बता दिया था। कैप्टन ग्लास के पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब ग्लास उसे सारी सच्चाई बता देता है। जिसके बाद कैप्टन गैराल्ड को
पकड़ने के लिए तेजी से वापस अपने गांव आता है और गैराल्ड को ढूंढता है, लेकिन गैराल्ड तिजोरी से सारा पैसा चुरा कर भाग गया होता है। कैप्टन गुस्से में ब्रीजर को मारता है और अपने आदमियों से कहता है कि ब्रीजर को अरेस्ट कर लो, लेकिन ग्लास कैप्टन से कहता है कि इसमें ब्रीजर की कोई गलती नहीं थी, वहां जो कुछ भी हुआ ब्रीजर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। और अब कैप्टन यह तय करता है कि मैं गैराल्ड को पकड़ने के लिए जाऊंगा क्योंकि उसने ग्लास के बेटे का मर्डर किया और उसने पैसा भी चोरी किया। तब ग्लास बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन कैप्टन कहता है नहीं, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, मैं अकेले उसे मारने जाऊंगा। ग्लास कहता है नहीं, मैं उसके लिए बहुत दूर से सफर तय करके आया हूं और उसे सिर्फ मैं मारूंगा। जिसके बाद कैप्टन ग्लास की बात मान लेता है और ये दोनों घोड़ों पर गैराल्ड को मारने निकल पड़ते हैं। ये दोनों गैराल्ड के घोड़े के पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे होते हैं और काफी दूर तक जाने के बाद ये दोनों अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। कैप्टन ग्लास से कहता है कि तुम दाएं रास्ते से जाओ और मैं बाएं वाले रास्ते से जाऊंगा। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब कैप्टन गैराल्ड को ढूंढ रहा होता है तो गैराल्ड एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकलता है और कैप्टन को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि कैप्टन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, लेकिन गैराल्ड नहीं मानता। अब जैसे ही कैप्टन जेब से बंदूक निकालकर उसे मारने ही वाला होता है तभी गैराल्ड कैप्टन को शूट कर लेता है, जिससे कैप्टन की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास उस तरफ आता है और ग्लास देखता है कि वहां पर कैप्टन की लाश पड़ी हुई है और गैराल्ड भाग चुका है। अब ग्लास समझदारी से काम लेते हुए लकड़ी की एक बड़ी टहनी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ पर लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए। जिसके बाद वह कैप्टन को घोड़े पर बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है ताकि गैराल्ड को ये लगे कि आगे ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ है वो कैप्टन की डेड बॉडी है। और होता भी ऐसा ही है। इन घोड़ों को देखकर गैराल्ड को लगता है कि आगे जो है वो ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ है वो कैप्टन की लाश है। जिसके बाद वह आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है और गोली लगते ही वह गिर जाता है। गैराल्ड खुश हो जाता है और उसे लगता है कि ग्लास भी अब मर चुका है। वह धीरे धीरे डेड बॉडी की तरफ आता है। जब वह डेड बॉडी तक पहुंचता है और बॉडी को पलटता है तो उसे पता चलता है कि ये ग्लास नहीं बल्कि कैप्टन है। अब इससे पहले कि गैराल्ड कुछ कर पाता तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर गैराल्ड पर गोली चलाता है। ये गोली गैराल्ड के कंधे में लगती है और वह वहां से भागने लगता है। तब ग्लास भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वह एक नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां पर इन दोनों के बीच एक बड़ी फाइट होती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि नदी के उस पार वो आदिवासी कबीले वाले आ जाते हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं। और जब ग्लास गैराल्ड को मारने वाला होता है तभी उसे उस आदमी की याद आती है जिसने उसे खाने के लिए मांस दिया था और बाद में फ्रेंच लोगों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया था। उसने एक बार ग्लास से कहा था कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ बुरा करता है उससे बदला लेने के बजाय ऊपर वाले के सहारे पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए ग्लास भी गैराल्ड को नदी में छोड़ देता है। नदी में बहते हुए गैराल्ड दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां वो आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं और अब वे लोग नदी पार करके ग्लास की तरफ आते हैं पर वे लोग ग्लास को कुछ नहीं कहते और ग्लास को वहां पर छोड़कर जाने लगते हैं। असल में कबीले के सरदार को उसकी बेटी मिल गई होती है और ये वही लड़की होती है जिसका रेप होते हुए एक बार ग्लास ने उसे फ्रेंच लोगों से बचाया था। ये लड़की अपने पिता को ग्लास के बारे में बताती है कि उसने मेरी जान बचाई थी और यही वजह होती है कि वे लोग ग्लास को वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटें। तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा। एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है। उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा, तुम आगे जाकर देखो।
उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो। चलो बादशाह के पास चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे। वो सब मिलकर बादशाह की दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक इंसान के पैर के निशान देखे। तीनों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है ये किसी औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा, लगता है घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, लगता है रात के वक्त घर से भागी होगी। यूं ही बातें करते करते एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में आप लोगों को कोई औरत तो नज़र नहीं आई? जिस पर तीनों भाइयों ने अपने लगाए हुए अंदाज़ों का तज़किरा किया, जिस पर वो आदमी हाँ हाँ कहता रहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद तीनों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने तो नहीं देखा उसे। जिस पर आदमी ने कहा, कैसे मान लूँ कि तुम लोग नहीं जानते, जबकि जो मालूमात तुम तीनों ने कुछ देर पहले दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर तुम लोग कैसे नहीं जानते? इसका मतलब वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। जिसके जवाब में इन सब ने कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है तो चलो तुम भी हमारे साथ बादशाह के दरबार चलो। चुनाचा वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। वहां पर रुककर इन्होंने एक दुकानदार से पूछा कि साबिर का घर कहाँ है। तो इतने में एक शख्स वहां पर आ गया। उसने कहा, मैं हूँ साबिर, कहो क्या बात है? इन्होंने कहा, कल तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो वापस कर दो। इसने कहा, तुम पागल हो, अहमक हो, भला मैंने कैसे तुम्हारा घोड़ा ले लिया? इन्होंने मिलकर कहा, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार जा पहुँचे। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या माजरा है? इन्होंने कहा, हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सब ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। ऊँट के मालिक ने कहा, इन्होंने मेरे ऊँट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताई, पर मेरे ऊँट के बारे में नहीं बताया, जिससे वाज़ेह होता है कि मेरा ऊँट इनके पास है, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी जो रात को घर से निकली, इन्होंने उसके बारे में भी तमाम मालूमात सही फरमाई, पर मेरी बीवी का पता ना बताया और कहते हैं कि हमने देखा तक नहीं। मेरी बीवी को इन्होंने ही अगवा किया है। बादशाह ने पूछा, तुम तीनों का क्या कहना है? इन्होंने कहा, जी हुजूर, पहले आप हमारी मुकम्मल बात सुने। रात को साबिर खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। जिस पर साबिर खान ने कहा, आली जान, मुझे इसके मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं, नाहक ये लोग मुझे पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने कहा, जिस वक्त साबिर खान घोड़ा ले जा रहा था, तुम में से किसी ने इसे देखा? इन्होंने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने नहीं देखा। बादशाह ने कहा, जब तुम लोगों ने इसे देखा नहीं तो इसे मुलजिम क्यों ठहरा रहे हो? और ये जो दूसरे तुम्हें मुलजिम ठहरा रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहोगे? इस पर कोई सफाई देना पसंद करोगे? जिस पर तीनों बेवकूफ़ों ने कहा, बादशाह हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ उस इल्म से मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या नहीं। इसके लिए मैं एक चीज़ के अंदर एक चीज़ को छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बताया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो।